नजर टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में बीएमएस के डॉक्टरों को एलोपैथी की भी प्रैक्टिस करने की इजाजत। महाराष्ट्र असेंबली के मानसून सेशन में बिल मंजूर। बिहार में मदरसों को कंप्यूटर से आरास्ता करने की स्कीम फाइलों में ही टक्कर रहेगी। काबीना वजीर शाहिद अली खान का इल्जाम। मदारिस की जदीदकारी पर फिर छिड़ी बहस। दारुल उलूम मजलिसुल उलमा के मुतमिल ने उठाए सवाल। और लखनऊ की शबीना खान को मिला तब्दीली का सवाल। पीसीए सब एलिमेंट सर्विसेज इम्तहान में हासिल की निशानी। सबसे पहले आज की बड़ी खबर। महाराष्ट्र हुकूमत ने तिब्बी तालीम के मुतालिक अहम कदम उठाते हुए बीएमएस डॉक्टरों को एलोपैथी की भी प्रैक्टिस करने की इजाजत दे दी है। असेंबली के मानसून इजलास के आखिरी रोज इस ताल्लुक से असेंबली में बिल मंजूर किया गया। रियासती हुकूमत ने यूनानी डॉक्टरों को एलोपैथी तरीके इलाज की इजाजत के साथ वो तमाम इख्तियार दिए हैं जो दीगर पैथी के डॉक्टरों को हासिल है। वाजिब है कि एलोपैथी के तरीके इलाज की इजाजत महाराष्ट्र के यूनानी डॉक्टरों की तंजीमों का देरी न मुतालबा था। ये बिल विधान परिषद के बाद विधानसभा में भी पास हो गया है। यूनानी डॉक्टरों की एसोसिएशन ने बिल का खैर मकदम किया है। ये प्रस्ताव बहुत दिन से पेंडिंग था कि जो डॉक्टर है वो एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते थे। उनका एक कहना था कि हम लोग ने इसका कोर्स किया, हमको इनकी नॉलेज है, जैसे दूसरे डॉक्टर्स करते उसी तरह से हमको भी यहाँ पे करने को मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट ने उस प्रस्ताव को, जो उनका प्रस्ताव था, उनको मान्यता दी है। और मुझको खुशी है कि इनकी जो ये मांग है उसके ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान आया और गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाई है। इससे उन डॉक्टरों को भी फायदा होगा और उनके साथ साथ जो मरीज उनके पास जाते, जो उनसे इलाज कराना चाहते, उनका भी फायदा होगा। एक बड़ा अच्छा कदम था। बिहार की मौजूदा हुकूमत पर खुद बिहार काबीना के सीनियर वजीर शाहिद अली खान ने संगीन इल्जाम आयद किया है। शाहिद अली के मुताबिक महकमा आईटी ने तमाम मदरसों में कंप्यूटर लगाने का फैसला किया था ताकि मदरसे के तलबा रोजगार से जुड़ सके, लेकिन सरकारी हुक्काम की दिलचस्पी की वजह से स्कीम शुरू होने से कबल ही दम तोड़ चुकी है। पेश है ईटीवी की खास रिपोर्ट। करीब 3 साल पहले बिहार के मदरसों में कंप्यूटर लगाने का फैसला किया गया था। उस वक्त आईटी महकमे के वजीर शाहिद अली खान थे और कंप्यूटर लगाने के सिलसिले में 28 करोड़ का बजट बनाया गया। काफी तामझाम के साथ शुरू की गई ये स्कीम काबीना से भी मंजूर कर ली गई थी, लेकिन उसकी फाइलें 2 सालों तक महकमाए आईटी, महकमाए तालीम और महकमाए मालियात का चक्कर लगाती रही। इसी बीच डॉलर की कीमत रुपए से काफी ज्यादा हो गई और 28 करोड़ के खर्च से लगने वाले कंप्यूटर का बजट 53 करोड़ पहुंच गया। मदरसों के लिए इतने पैसे का बजट देख इस स्कीम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। टेंडर में 28 करोड़ के भीतर होना चाहिए था, वो बढ़ के हो गया 53 करोड़ के आसपास। साल में जो हो रहा था और उस समय जो पैसे का जो वैल्यू था डॉलर का, उसके हिसाब से ये बढ़ गया। बढ़ जाने की वजह से 53 करोड़ हो गया और 53 करोड़ के बाद हमने कहा कि कैबिनेट से अप्रूव करा दिया जाए, चीफ मिनिस्टर से अप्रूव करा के कैबिनेट से ले जाके करा के इसको कराना चाहिए। काफी कोशिशों के बाद भी वजीर शाहिद अली खान इस स्कीम को जमीन पर लागू नहीं करा सके। इस सिलसिले में नाराज वजीर ने जहां मदरसों के जिम्मेदारों से माफी मांगी है, वहीं हुकूमत पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। वो पूरा नहीं कर पाए, इसलिए हम आपसे माफी चाहते हैं। ये माफी मैंने पहले ही मांग लिया, अब पड़ा हुआ है। मुसलमान का काम, अक़लियत का काम जरूरत के तहत होता है। जब जरूरत पड़ती है तब काम होता है। अब कब जरूरत आएगा और कब अक़लियत के बच्चों को कंप्यूटर दिया जाएगा, मदरसा में कंप्यूटर लगेगा, ये अल्लाह ही जानता है। उधर वजारत की तौसी के बाद महकमाए तालीम की जिम्मेदारी वशिम पटेल के हाथों में आई है। पटेल पहले भी इस महकमे के वजीर रह चुके हैं। पटेल ने इस सिलसिले में थोड़ा वक्त मांगा है और इस मसले को हल कराने का भरोसा दिलाया है। थोड़ा समय चाहिए। कंप्यूटर मॉडर्नाइजेशन का जो क्या
स्कीम सब डाले गए थे और क्या इम्प्लीमेंट हुआ और क्या नहीं हुआ, नहीं होने की वजह क्या है, जरा हमको कुछ समय लगेगा, हम समझ लेते हैं। उसके बाद उसमें जो भी कुछ बाधाएं होंगी हम उसको दूर करके और मॉडर्नाइजेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बिहार के काबीना वजीर के इस बयान से ये वाज़ेह हो गया है कि हुकूमत का अक़लियत नवाजी का दावा जमीन पर कितना नाफिज हो पाता है। हालांकि वजीर तालीम ये भरोसा दिला रहे हैं कि मदरसों में जदीदकारी का मसला जल्द हल किया जाएगा, लेकिन ये साफ हो गया है कि कंप्यूटर लगाने का मामला कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में पड़ता नजर आता है। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ महफूज आलम, ETV न्यूज, पटना। मरकजी हुकूमत की जानिब से मदरसों की जदीदकारी का इरादा जाहिर किए जाने के बाद इस मौजू पर फिर से बहस छिड़ गई है। दारुल उलूम नज़वतुल उलमा के मोहतमिम का मानना है कि मदरसे बुनियादी तौर पर दीनी तालीम के लिए कायम किए गए, लेकिन तलबा को जमाने की जरूरियात के मुताबिक असली उलूम पढ़ाने में भी कोई हर्ज नहीं है। पेश लखनऊ से इरफान अली की एक खास रिपोर्ट। दारुल उलूम नदवतुल उलमा शुरू से ही मदारिस के निसाब में इस्लाह का अलमबरदार रहा है। दारुल उलूम के तलबा को दीनी उलूम के साथ अंग्रेजी, रियाजी और माशरती उलूम की भी तालीम दी जाती है। नदवतुल उलमा के मुहतमिम मौलाना सईदुर रहमान आज़मी की राय है कि मदरसे बुनियादी तौर पर दीनी तालीम के लिए कायम किए गए हैं, लेकिन तलबा को जमाने से हम आहंग करने के लिए बक़द्र जरूरत दिगर मज़ालीम भी निसाब में शामिल किए गए हैं। मदरसों की तजदीदकारी का मतलब ये है कि मदरसों के अंदर ऐसे उलूम भी पढ़ाए जाएं जिनका ताल्लुक माश से है, जिनका ताल्लुक साइंस से है, जिनका ताल्लुक टेक्नोलॉजी से है, जिनका ताल्लुक और दूसरी चीज़ों से है, वो दुनिया की ज़िंदगी से जिनका ताल्लुक है। और बाकी हमारा असल जो मदरसा है वो तो हम दीन की तालीम देते हैं और दीन की तालीम से लोगों को सही मानों में इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। मुसलमान नहीं, इंसान बनाने की कोशिश करने के लिए दीन की तालीम जरूरी है। नदवतुल उलमा के मुहतमिम मौलाना सईदुर रहमान आज़मी का मानना है कि जदीद उलूम के लिए मुल्क भर में बेशुमार इदारे हैं, इनमें मुसलमान भी तालीम हासिल करते हैं। ऐसे में सिर्फ मदरसों की जदीदकारी की बात समझ से परे है। हालांकि उन्होंने मरकजी हुकूमत की तजवीज़ की मुखालिफत करने से गुरेज किया। तमाम दुनिया भर में सैकड़ों यूनिवर्सिटियां कायम है जिसमें जदीद उलूम पढ़ाए जाते हैं, मुसलमान उसमें पढ़ते हैं जदीद उलूम। बाकी मदारिस के अंदर दीनी उलूम है, दीनी उलूम के साथ साथ हम और भी चीज़ें पढ़ाते हैं, हमको हिसाब भी पढ़ाते हैं, रियाजियात भी पढ़ाते हैं और उनको वसूल नज़र भी बनाते हैं। उनको ये भी कोशिश करते हैं कि वो दुनिया के और दीन और दुनिया के सारे हालात को समझने की पूरी कोशिश करें और एक मुकम्मल इंसान बने। इससे पहले मरकज की साबिक़ यूपीए हुकूमत ने भी मदरसों की जदीदकारी की तजवीज़ पेश की थी, लेकिन कई बड़े इदारों ने मदरसों में हुकूमत की मदाखलत को ठुकराते हुए इसकी मुखालिफत की थी। मौजूदा हुकूमत ने मदरसों की बाहमी रजामंदी से जदीदकारी के अमल को आगे बढ़ाने का इरादा जाहिर किया है। इससे मदरसों के अंदेशे दूर किए जा सकते हैं। ETV न्यूज, लखनऊ। रांची में बीजेपी के मरकजी दफ्तर में अक़लियती मोर्चे की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मजलिस आमला के अरकान ने शिरकत की। मीटिंग में वोटरों को पार्टी से जुड़ने और आइंदा असेंबली इंतखाबात में अक़लियती मोर्चे की हिकमत अमली तय की गई। विधानसभा सीट का बात है तो 81 विधानसभा सीट में भी हम लोग बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अल्पसंख्यक इस बार अपने मतों को दे करके झारखंड में अल्पसंख्यकों की एक सरकार बनाने का काम करेंगे। हम लोग अब पार्टी के आला कमान से, अपने प्रदेश अध्यक्ष से हम लोग इस मुद्दे पर बात करेंगे और वो हम लोगों को अब आश्वस्त भी किए हैं कि जो भी होगा हम अल्पसंख्यकों को टिकट देने का काम करेंगे। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। रांची के इस्लाम नगर के सैकड़ों मुतासिरीन खानदान रियासती हुकूमत की लापरवाही से बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। नाजायज तजावुजात हटाओ मुहिम के दौरान इन्हें साल 2011 में उजाड़ दिया गया, लेकिन अब तक इन्हें घर फराहम नहीं किया गया है। इस्लाम नगर के मुतासिरीन किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे नौशाद आलम ने। कल्ब में इस्लाम नगर एक इलाका आबाद था जो इस्लाम इलाके में तकरीबन 1500 कच्चे पक्के मकानात थे, जिसमें गरीब परिवार हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन साल 2011 में इस बस्ती को नाजायज तजावुजात के नाम पर उजाड़ दिया गया
अब इस इलाके के मुतासरीन किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम एक बार फिर से इस्लाम नगर का जायजा लेते हैं। 5 अप्रैल 2011 को इस्लाम नगर के सैकड़ों नाजायज ढंग से बने मकानों को मिसमार किए जाने के बाद इस्लाम बस्ती के सैकड़ों मुतासरा खानदान बेहद मुश्किल भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। रियासती हुकूमत के जरिए घर फराहम करने में हो रही ताखीर की वजह से या फिर से उसी मुकाम पर आर्जी तौर पर झोपड़ी बनाकर रहने पर मजबूर ये मुतासरा खानदान मौसम की तकलीफ और दीगर मसाइल से ऊंचा है। आप लोग तो यहाँ पे आए, देखने के बाद ऐसा लगता है कि जहन्नम का जो नजारा है इस्लाम नगर में कोई आके देख ले। अंधड़ तूफान आता तो हम लोग बाल बच्चा के लेके बाहर खड़े हो जाते हैं कि कहीं झोपड़ी बच्चे में गिर न जाए। इसी स्थिति पर हम लोग बहुत मुसीबत में अपना बाल बच्चा को उस टाइम देखते हैं तो लगते हैं कि हम लोग को मौत आ जाए, मगर ये जिंदगी बेहतर नहीं है। वाज़ेह है कि इस इलाके में मेहनत मजदूरी व फुटपाथ पर कारोबार करने वाले लोग आबाद थे। इस्लाम नगर में इन्हें तमाम तर सरकारी सहूलियात दस्तयाब थी। फिलहाल आरजी झोपड़पट्टी में रह रहे मुतासरा खानदान मुख्तलिफ तरह की बीमारियों की भी चपेट में है। पानी चूता है, चारों पट्टी से हवा मारता है बच्चे लोग को, बच्चे लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे लोग मेरा ऐसा कि हफनी का शिकायत हो गया है। बहुत ज्यादा परेशानी में आ गई। फिर दूसरे में ठंडा से मेरे भाग चले गए, तीसरे में फिर बच्चे सब बीमार पड़ने लगे। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ये आदेश दिया था कि इस्लाम नगर को लिए 31 मार्च को आप पूर्णिमासी हम लोगों को कर दीजिए, मगर 31 मार्च अभी 2 महीना से ऊपर हो गया है, मार्च दिए हुए हैं, अभी तक ना हम लोगों को कुछ पता चला है कि हम लोग कहाँ दिया जा रहा है या क्या हो रहा है, कुछ नहीं मालूम। एक लंबे अरसे बाद भी इस्लाम नगर के मुतासरीन की राहत बाज आबादकारी नहीं की जा सकी है। हद तो यह है कि इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट के हुक्म की भी खिलाफ वर्जी हो रही है। यही वजह है कि यहाँ के सैकड़ों मुतासरीन आज भी बेबसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। कैमरामैन संत के साथ नौशाद आलम, ETV न्यूज, रांची। ईरान के कौंसिल खाने की जानिब से हैदराबाद में बैनुल-अक़वामी मजहबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। एवेटेड सेवियर इन वेरियस रिलीजन एंड देयर आउटलुक अबाउट द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड के उन्वान से मुनक़िदा इस सेमिनार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध और पारसी मज़ाहिब के उलमा ने हिस्सा लिया और मुख्तलिफ अक़ीदों को समझने की जरूरत पर जोर दिया। मुंबई में एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स का जॉब फेयर कामयाबी से हमकिनार हुआ। एक रोजा रोजगार मेले में मुख्तलिफ कंपनियों ने 200 से ज्यादा नौजवानों का सिलेक्शन किया और 100 के करीब नौजवानों को सेकेंड राउंड इंटरव्यू के लिए मुंतखब भी किया गया है। इस रोजगार मेले में 18 कंपनियों ने शिरकत की। नौजवानों के इंटरव्यू लिए इस मेले में बड़ी तादाद में कॉलेज से फारिग होने वाले तलबा और तलबात ने शिरकत की। नॉर्मली फ्रेशर को जॉब नहीं मिल रहा है, तो हमने इसीलिए कंपनीज को यहाँ पे इनवाइट किया है, जहाँ पे अलग अलग सेक्टर से आपका फाइनेंस है, IT है, मार्केटिंग है एंड रिटेल है, बैक एंड जॉब्स हैं। हमारा सब लोगों का इस इलाके में मकसद ये है कि हर घर के अंदर एक नौकरी होना चाहिए, हर घर में लोग काम करना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने, उनके वालिदैन ने बड़ी मुश्किल से इनको एजुकेशन दिलवाया है। और यहाँ पे एजुकेशन के लिए काम होता है, बच्चे यहीं पर पढ़ते हैं, एग्जाम के दौर में पास होने के बाद यही उनको नौकरी मिलती है। ये मैं समझता हूँ कि इंसानियत का सबसे बड़ा काम है कि किसको रोटी रोजी से लगाने का और उनकी रोजगार दिलाने का। लेटर मिला, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मतलब एक साथ कई कंपनी में इंटरव्यू देने का चांस मिलता है। वैसे आप एक कंपनी में जाओ तो एक दिन पूरा चले जाता है, तो यहाँ पे मल्टीपर्स कंपनी है, तो यहाँ पे टाइम बचता और ये एक अच्छा काम करिए एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम। मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन कल भोपाल में एम्स और भोपाल मेमोरियल अस्पताल का दौरा करेंगे। गैस पीड़ित संगठन ने इस मौके पर मोर्चा निकालने का ऐलान किया है। इसका इल्जाम है कि रियासती हुकूमत भोपाल मेमोरियल अस्पताल को अपनी तहवील में लेकर इसे टीचिंग सेंटर में तब्दील करना चाहती है। गैस पीड़ित संगठन के मुताबिक वजीर सेहत को एक मेमोरेंडम भी दिया जाएगा। सरकार जो अपने ही अस्पताल नहीं चला पा रहा है, वो DMHRC को मांग रहा है, केवल इसलिए कि बड़ा संस्थान उनके हाथ लग जाए। और उससे भी बड़ी बात है, उसका कार्पस जो 600 करोड़ से अधिक का है वो उनके हाथ लगे। ये बहुत। बेंगलुरु में मुस्लिम महोदिया चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत जलसे मिलादुन नबी का इनेकाद अमल में है। इस मौके पर उलमा इकराम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और तालीमात पर रोशनी डाली। मौरूफ आलिम दीन सैयद मिरानजी खुनमेरी ने कहा कि दुनिया को दरपेश तमाम मसाइल का हल हुजूर अक़दस की तालीमात में मौजूद है।
नदी के पास शिकार के लिए भेजता रहेगा, वो क्यों भेजेगा? मैं आपके सामने जो बात कहना चाहता हूँ वो बात ये है कि सबसे पहले तो इंसानों के जहन से अच्छाई और बुराई का तस्वुर खत्म हो चुका है, और दूसरी बात यह है कि लोग अपने आप को आज़ाद समझने लगे हैं, हालांकि इंसान आज़ाद नहीं है। ये सबसे बड़ी झूठी बात है कि इंसान आज़ाद है। अगर मजहब का न सही, अखलाक और किरदार का तो गुलाम होना चाहिए, नेकी का तो गुलाम होना चाहिए। अगर आदमी समझता है कि हमको आज़ादी मिल गई है, अरे भी अंग्रेजों से आज़ादी मिली, अखलाक से आज़ादी मिली, नेकी से आपको आज़ादी मिली, माँ बाप की गुलामी से आपको आज़ादी मिली, भाई बहन की इज्जत करने से आपको आज़ादी मिली। इन तमाम बातों में आदमी अपने आप को पाबंद समझना चाहिए, और उसकी वजह से भी सारी बुराई पैदा हो रही है। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी न्यूज में फिर आपका खैर मकदम, और आप देख रहे हैं खास बात। हिंदुस्तान में 80 की दहाई के बाद जिस शायरी के मैदान में कदम रखा, उसमें आज़म शाकिरी का नाम अपने फन और उसलूब के बुनियाद पर सबसे नुमाया है। आज़म शाकिरी बुनियादी तौर पर गजल के शायर हैं। अब तक इनके 3 शेरी मजमूए ज़ेर तबा से आरास्ता हो चुके हैं। आज़म शाकिरी का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के जिले कासगंज के गंज डोंडावाड़ा से है। कासगंज वो जिला है जिसे अमीर खुसरो और तुलसी की सरजमीन कहा जाता है। यहाँ की फिजाओं में न सिर्फ उर्दू शायरी रची बसी है, बल्कि यहाँ के अहले कलम ने अपनी तहरीरों से उर्दू के दामन को वसी करने का काम किया है। आज़म शाकिरी ने तालिब इल्मी के जमाने में ही मैदान सुखन में कदम रखा और अपनी मश्क सुखन से उर्दू शायरी में मकाम हासिल किया। आज़म शाकिरी के 2 शेरी मजमूए पहले ही ज़ेवर तबा से आरास्ता होकर मंजर आम पर आ चुके हैं, जिनमें बर्फ और सुरखाब काबिल जिक्र है। आज़म शाकिरी का नया शेरी मजमुआ मेहराब इश्क के नाम से मंजर आम पर आया है, जिसमें उन्होंने फनी हवाले से उर्दू क़ारीन को कुछ नया पेश करने की कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई असनाफ में, मैं तमाम तो नहीं कह सकता, लेकिन कई असनाफ में शायरी करता हूँ। मैंने इन दिनों कुछ रुबाइयात भी कही हैं, आज़ाद नज़में भी बहुत कहता हूँ, नज़में कही हैं, गज़ल और नात भी थोड़ा कहता हूँ, नात भी कहता हूँ, हमदनात। लेकिन ख़ास तौर से गज़ल जो है, गज़ल असल में अपने दिल के इजहार का बहुत आसान तरीका है, लेकिन इसमें बड़ा मुश्किल काम है। इसे इतना आसान ना समझा जाए। गज़ल के सफ़र में आने के बाद उसमें से जो रास्ते निकलते हैं, उनमें जो मुश्किल रास्ते हैं, वो अच्छी और सच्ची गज़ल की तरफ आपको लेके जाते हैं। आज़म शाकिरी का शुमार 80 के बाद मंजर आम पर आने वाले उन नुमाया शोहरा में होता है जिन्होंने अपने मुनफरिद अंदाज और आहंग से उर्दू मद्दाहों के बीच मकाम बनाया है। यही वजह है कि अदबी हलकों में उनके फन को कद्र की निगाह से देखा जाता है। मीर से दाग तक का जो एक सफर है और दोनों का जो राबता है, उस राबते की एक बहुत ही खूबसूरत कड़ी का नाम है आज़म शाकिरी। मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं उनकी तरक्की के साथ हैं। आज़म शाकिरी का मानना है कि आज़ाद हिंदुस्तान में उर्दू के हक में जिस तरह से फिजा साजगार हो रही है, वो किसी नेक फ़ाल से कम नहीं है। जरूरत इस बात की है कि उर्दू वाले अपनी नई नस्ल का रिश्ता उर्दू से इस्तवार करें, ताकि उर्दू की एक खास फिजा तैयार की जा सके। ईटीवी न्यूज कासगंज। लखनऊ नई बस्ती की शबीना खान ने पीसीएस सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में कामयाबी हासिल करके न सिर्फ एक मिसाल कायम की है, बल्कि अपने गरीब खानदान की आंखों को खुशी के आंसुओं से भर दिया है। जिनके उलमा की मदद से तालीम हासिल करके कामयाबी हासिल करने वाली शबीना से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर तारिक कमर ने खुसूसी बात की। इस वक्त हमारे साथ शबीना मौजूद है। जाहिर है कि एक ऐसा नाम जिन्होंने बहुत गुर्बत ज़दा की जिंदगी गुजारने के बाद पीसीएस क्वालिफाई किया और एक मुकाम पर पहुंची आज शबीना। आइए उनसे बात करते हैं कि ये तरक्कियों और कामयाबी का सफर उन्होंने किस अंदाज से तय किया है, खुद बताएंगी शबीना। पहले तो हम टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं, और जाहिर है कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है किसी भी शख्स की जिंदगी में, तो वो एक बहुत जद्दोजहद के बाद कामयाबी और कामयाबी की मंजिल तक पहुंचता है। आप कैसे महसूस करती हैं और इसका क्रेडिट किसको देना चाहती हैं? मैं सबसे पहले तो इसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देना चाहूंगी,
اور اس کے بعد جمعیت علماء ہند جس کے پریزیڈنٹ مسٹر وزین احمد ہیں، مسٹر وزین سر ہیں، ان کو میں دینا چاہوں گی. ہیڈ ناٹ سپورٹڈ می آئی وڈ ناٹ ہیو ریچ دیئر. میں جماعت کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ہر قدم پہ ساتھ دیا اور مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ پیسے کی کمی ہے، میں فارم کیسے بھروں. انہوں نے مجھے بنا کسی پریشانی کے آگے بڑھنے کا موقع دیا. میں ان کی بہت شکر گزار ہوں اور وہ بہت تمام لوگوں کی، مسلمان لڑکی لڑکوں کی مدد کر رہے ہیں تاکہ ہماری قوم آگے بڑھ سکے. تو میں ان کی بہت شکر گزار ہوں اپنے تہہ دل سے، اور میں اللہ پاک سے ان سب کے لیے بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک انہیں اولاد نوازے اور وہ اس طرح مسلمان بچوں کی مدد کرے تاکہ وہ یہاں تک پہنچ پائیں. شبینہ، بہت دشواریاں رہی ہیں ظاہری زندگی میں، بہت خوشحال زندگی نہیں گزاری ہے آپ نے. اس موقع پر کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کون سے ایسے انسپریشنس ہیں جو آپ کو ملے ہیں؟ کون سی ایسی ترغیب ہے جس کو آپ نے اپنایا ہے اور یہاں تک پہنچی ہیں آپ؟ اور کیا میسج، کیا پیغام دینا چاہتی ہیں یہاں سے؟ کیونکہ میں بہت پریشانی، میری بچپن سے یہ بہت اچھے حالات نہیں رہے. میرے والد بہت قابل انسان تھے، بہت ٹیلنٹڈ تھے، بٹ انہیں وہ اپارچونیٹی نہیں ملی جس سے وہ بہت اچھا گرو کر پاتے. تو اس وجہ سے ہم نے بڑی پریشانی میں زندگی گزاری، اور وہ ساری پریشانی کیونکہ میں نے وٹنس کی سنس مائی چائلڈہڈ. وہ ان سب نے مجھے موٹیویٹ کرا کہ میں کچھ اپنا فیملی کے لیے اچھا کروں تاکہ میں ان کی زندگیاں بہتر بنا سکوں. مجھے یہ بھی احساس ہوتا تھا کوئی بات نہیں، کہ میری زندگی میں میں آگے کچھ نہیں اچھا کر پائی تو ان بچوں کی زندگی آگے میرے بہن بھائیوں کی اچھی ہو جائے گی. تو یہ جو میری کہنا چاہیے سرکمسٹانسز تھی، ان لوگوں نے مجھے موٹیویٹ کیا، پروپیل کیا، جس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچ پائی ہوں. اور اس میں ظاہر ہے کہ وزین سر میرے لیے ایک اللہ پاک نے فرشتہ بنا کے بھیجا جنہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا، اور انہوں نے کبھی مجھے یہ نہیں احساس ہونے دیا کہ پیسے کی کمی ہے تو تم ایسا مت کرو. میں دلی میں 3 سال رہی، میں نے وہاں سے ریلم کرا. وہاں دلی میں رہنا بہت مشکل ہے، لیکن انہوں نے مجھے کبھی پیسے دینے کے بعد یہ بھی نہیں پوچھا کہ بیٹا آپ کہاں خرچ کرتی ہو، حساب کتاب مجھے دو، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وہاں خرچ کرنا اور وہاں رہنا بہت مشکل ہے. انہوں نے مجھے جو بھروسہ میرے اوپر دکھایا اور جو مجھ پہ بھروسہ کیا، اس لیے میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. اللہ پاک سے ان کی صحت مند ہونے کی دعا بھی کرتے ہیں. شبینہ، کون سا منصب آپ کو دیا جا رہا ہے؟ وہ مزید کون سی انٹرویوز آپ کے باقی ہیں؟ بتائیے ہمارے ناظرین کو کیسے انداز سے تیاری کر رہی ہیں اور کیا مستقبل میں بہتر ہونے کے امکانات ہیں؟ آپ کی کیا خواہش ہے اور کس انداز سے سوچ رہی ہیں مستقبل کے بارے میں آپ؟ ابھی جو میں نے یہ ایگزام کوالیفائی کرا ہے، اس کا نام ہے PCS سب آرڈینیٹ سروسز، جس میں مجھے جو پوسٹ ملی ہے وہ آڈیٹر ان کوآپریٹو سوسائٹیز اینڈ پنچایت، یہ پوسٹ مجھے ملی ہے. میں اللہ پاک کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہاں تک پہنچایا. لیکن میرا ڈریم ہے میں جج بنوں، اور اس کا میں نے بھی UP سول جج کا میں نے مینس کا ایگزام بھی دیا ہے، جس کا میں رزلٹ کا انتظار کر رہی ہوں کہ مجھے انٹرویو کی کال ہے اور میں آگے کوالیفائی کر کے وہاں تک پہنچوں. اس کے علاوہ میں نے PCS 2009 کا بھی ابھی میری انٹرویو کی کال آئی ہے، جس کا انٹرویو میرا شیڈیولڈ ہے 22 جولائی کو. میں اس کے لیے پریپیئر کر رہی ہوں. ان اسپائٹ آف دیٹ آئی ہیو آلسو کوالیفائڈ PCS پریلمز 2013 جس کا مینس 1 جولائی سے ابھی پینڈنگ ہے. تو میں چاہوں گی میں اس میں بھی اچھا کر پاؤں. اس میں بہت پراپر SDM کی پوسٹ ہے اور بھی بہت اچھی پوسٹ ہے، تو میں چاہوں گی آگے میں اور بہتر کروں. اور میں نے جھارکھنڈ کا سول جج کا ایگزام دیا ہے، جس کا میرا پریلمز کوالیفائی ہو گیا ہے جھارکھنڈ سول جج کا، اس کا بھی مینس اگست تک ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ میرا ابھی بہار میں نے APO کا ایگزام دیا اسسٹنٹ پروسیکیوشن آفیسر کا پریلمز، اور وہ ایگزام میرے بہت بہتر ہوئے، تو مجھے امید ہے مجھے وہاں کا مینس دینے کو ملے گا. شبینہ، آخر میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں جو ان کو بہت آگے لے جائیں. آپ نے بھی ظاہر ہے وہی زندگی گزاری ہے. کون سا میسج، کون سا پیغام کہ کس انداز سے تیاری کی جائے کہ ترقی کے راستے ہموار ہوں اور وہ منزلیں ہیں جن کے لوگ خواہش مند ہوتے ہیں، جن کے متمنی ہوتے ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، پریشانیاں تو آتی، لیکن انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے اور خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ جو میں محنت کر رہی ہوں تو مجھ میں اسے آگے بڑھنے کی ہمت دے. کیونکہ ایک سیئنگ ہے جو مجھے بہت اچھے سے یاد ہے کہ گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم-سیلوز. And definitely there is nothing impossible, because impossible in itself is I am possible. So I want to give this message کہ nothing is impossible in this world. جو چیز چاہیے وہ یہ کہ آپ ڈٹرمن ہو اور محنت کریں، ہارڈ لیبر کریں. Definitely you will get whatever you want. What would like to say about your family members, especially those who are getting education this time? I would like to promote them in the field in which field they want to go, and I would ask them to do hard work for this. Thank you very much. محترم ناظرین اکرام، یہ تھی شبینہ. ظاہر ہے کہ بہت بہت مبارکباد کے ساتھ ان سے اجازت لینا چاہتے ہیں. میں طارق قمر، کیمرہ مین منوج کے ساتھ، ETV نیوز لکھنؤ. ہمیں دیجیے اجازت. آداب.